Today we are going to talk about a case which haunted the entire Texas for a very long time. जून 13, 1980 को बेटी गोर नाम की एक लड़की के ऊपर कुल्हाड़ी मार के उसका खून कर दिया जाता है। एक या दो बार नहीं बल्कि 41 बार पूरे 41 टाइम्स उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारी गई जब तक खूनी का गुस्सा शांत नहीं हो गया। The police were terrified to see Betty's body क्योंकि उसके शरीर पर इतने सारे और इतने गहरे जख्म थे कि ये मानना मुश्किल था कि इसको किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसान ने मारा है। जब ये केस खुला और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ये पता चला कि बेटी का खून किसी और ने नहीं बल्कि उसी की बेस्ट फ्रेंड ने किया था। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाई प्रीस्ट। स्वागत है आपका कोर कलयुग में। दिस केस revolves around a love triangle in which friendship turns to hatred, resulting in a horrible murder. तो आखिर ये तीनों थे कौन? आइए जानते हैं इनके बारे में। Betty was originally from Norwich, a small city in Kansas. उसकी मुलाकात एलन से हुई जो कि एक कॉलेज में मैथ्स का टीचर था। वो दोनों मिले, एक दूसरे को पसंद किया, दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर उन दोनों ने डिसाइड करा शादी करने का। And they got married in January 1970. शादी के बाद दोनों डैलस टेक्सास के आउटर एरिया में एक घर लेकर रहने लगे। At first, everything was nice, but slowly the spark they had between them started to fade away. एलन सुबह से शाम तक अपने काम में बिजी रहता और फिर जब वो घर वापस आता, they hardly had a healthy conversation. बेटी काफी फ्री रहती थी, तो अपने इस फ्री टाइम को किल करने के लिए she started teaching in an elementary school, thinking कि बच्चों को पढ़ाएगी और उनके बीच में रहकर अपने रिलेशनशिप के बारे में कम सोचेगी। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं। वो बार बार वही सोचती रहती कि कैसे अपने इस टूटते हुए रिश्ते को पहले की तरह मजबूत करे। When I read about this case, I figured out Betty was only looking for love and attention from her husband, which she never got. After their first child, Betty Allen को बोलती है कि उसको एक और बच्चा चाहिए, hoping that if they become more physical, things might improve. एलन इसके लिए रेडी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बेटी की बात मान लेता है और फिर जुलाई 1979 को बेथनी का जन्म होता है। सेकेंड चाइल्ड के बाद चीजें और बिगड़ जाती है। बेटी बिगेन टू सफर फ्रॉम पीपीडी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि एक महिला को तब होती है जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है। रीजन कैन बी ड्यू टू हार्मोनल चेंज इन हर बॉडी, एंजाइटी होना, नींद ना आना, मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज, ये सारे पीपीडी के सिम्टम्स हैं। अब जब सारे तरीके आजमाने के बाद भी चीजें नहीं सुधर रही होती तो एलन के चर्च फ्रेंड्स उसको सजेस्ट करते हैं एक मैरिज काउंसलर से मिलने के लिए। एंड देन दे स्टार्टेड अटेंडिंग मैरिज काउंसलिंग प्रोग्राम कॉल्ड मेथोडिस्ट मैरिज एनकाउंटर। ड्यूरिंग द एंटायर प्रोग्राम उन दोनों को वो सारी चीजों से दूर रखा जाता है जो कि उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकती है ताकि वो अपने रिलेशन पर फोकस कर सके। वो दोनों जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तब बेटी बताती है कि उसको एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ अकेले नहीं रहना चाहती। वो चाहती है कि एलन उसकी तरफ और ध्यान दे, उसके साथ और टाइम स्पेंड करे। वहीं एलन बोलता है दैट ही इज नो लॉन्गर अट्रैक्टेड टू बेटी और चीजें अगर ऐसी चलती रही तो उनकी शादी जरूर टूट जाएगी, जो कि वो नहीं चाहता। तो अपनी गलती मानकर वो इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने रिश्ते से खुश नहीं होते तो वही खुशी आप कहीं और तलाशते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद एलन। जब एलन की मैरिड लाइफ में ये सब केओस चल रहा था तब उसी दौरान एलन वाज हैविंग एन अफेयर विद समवन व्हिच लास्टेड 11 months and it ended soon after their second child was born, which brings to our third character of this love triangle, कैंडी मॉन्टगोमरी। कैंडी का बॉर्न 15 नवंबर 1949 को एक फौजी परिवार में हुआ था। उसकी फैमिली कॉन्स्टेंटली एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करती रहती थी ड्यू टू दी डिमांड्स ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, जिस वजह से पूरी चाइल्डहुड शी नेवर एक्सपीरियंस्ड अ स्टेबल लाइफ। 1970 में कैंडी की शादी पैट, हु वाज एन इलेक्ट्रिक इंजीनियर, उससे हो जाती है। शादी के बाद उन्हें एक बेटी और बेटा हुआ और वो चारों 1977 में कॉलिन काउंटी, जो कि टेक्सास में है, वहां मूव कर लेते हैं। क्योंकि बचपन से कैंडी को चेंजेस की आदत लग गई थी एंड शी वाज़न्ट रेडी फॉर अ स्टेबल लाइफ। Therefore, she got bored and sexually frustrated with her marriage. वहाँ मूव करने के बाद they started attending church, जहाँ पर उनकी मुलाकात कोर फैमिली से होती है।
साथ में चर्च जाना, प्रे करना, एक दूसरे के घर जाकर टाइम स्पेंड करना, बातें करना। कैंडी और बेटी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। इनफैक्ट उन दोनों की बेटियां भी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। बेटी को थोड़ा अच्छा फील होने लग जाता है बिकॉज नाउ शी हैज समवन विद whom she can share her feelings. कैंडी was considered the most attractive woman in the entire church. लोग उसकी खूबसूरती को एडमायर करते थे। She was cheerful, always involved in the community और उसको बच्चे बहुत पसंद थे। Just like Alan. उन दोनों की मुलाकात चर्च वॉलीबॉल कोर्ट में होती है and from there she started liking Alan. Alan was very surprised to see the attention he was getting from her and she was the one who was responsible for initiating the affair. Alan भी अफेयर के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अफेयर शुरू करने से पहले कैंडी एक लिस्ट बनाती है जिसमें उनके अफेयर से रिलेटेड सारे फायदे और नुकसान के बारे में लिखा हुआ होता है। साथ ही वो मिलकर कुछ रूल सेटअप करते हैं ताकि उनके पकड़े जाने के चांसेस और भी कम हो जाए। जैसे कि जितना भी खर्चा होगा खाने में, पेट्रोल में, होटल्स में, वो सारा आपस में इक्वली डिवाइड होगा। लंच के लिए खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडी की होगी और इन केस अगर कोई भी इमोशनली कनेक्टेड फील करेगा तो वो अफेयर वहीं खत्म कर देंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दैट्स हाउ व्हेन यू गेट कॉट। उनका अफेयर करीब 11 महीनों तक चला एंड देन दे डिसाइडेड कि इस अफेयर को एंड किया जाए। रीजन ये था कि कैंडी एलन को पसंद करने लगी थी एंड व्हेन शी कन्फ्रंटेड हर फीलिंग्स तो एलन ने उसको समझाया कि बस ये एक फेज है जो कि जल्दी चला जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी फीलिंग्स और स्ट्रांग होते गई तो फिर इसको हम वहीं रोक देंगे। सेकेंडली जब एलन और बेटी का सेकंड चाइल्ड होता है तो वो काफी ज्यादा टाइम उन दोनों के साथ स्पेंड करता है जस्ट टू मेक श्योर कि माँ और बच्चे का ख्याल और उनकी नीड्स उनको पूरा किया जा सके। ये सब करते वक्त एलन को रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। फिर जब वो दोनों काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो उसको पता चलता है कि हाउ मच हिज वाइफ लव्स हिम। ये सब चीजें बिल्डअप होती है और वो कैंडी से मिलकर सीधा बोलता है कि मैं अब अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता और तुम्हें भी अपने हस्बैंड को चीट नहीं करना चाहिए। सो लेट्स पुट एन एंड टू दिस। ये सब सुनकर ऑफ कोर्स कैंडी को बुरा तो लगता है बट अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स शी हैज टू एक्सेप्ट और वो मान भी जाती है। जून 13, 1980 उनका अफेयर खत्म हुए काफी महीने हो चुके थे। एलन किसी बिजनेस के सिलसिले से आउट ऑफ टाउन था। बेटी काफी कोशिश करती उसे रोकने की। एलन का भी मन नहीं कर रहा होता उसे छोड़कर जाने का बट स्टिल वो चला जाता है। रात हो जाती है। एलन काफी बार घर पर कॉल में रहा होता है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। ये देखकर एलन को घबराहट होने लगती है तो वो अपने पड़ोसियों को कॉल कर चेक करने के लिए बोलता है। साथ ही वो कैंडी को भी फोन मिलाता है और उसे पूछता है कि क्या उसकी बेटी से कुछ बात हुई, जिसका वो जवाब देती है कि वो सुबह ही उसके घर गई थी उससे मिलने, लेकिन उसके बाद से उसकी कोई बात नहीं। तभी उसके पड़ोसी घर के अंदर एंटर करते हैं और उन्हें एलन की छोटी बेटी जो कि सिर्फ 11 महीने की थी उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं वो देखते हैं जमीन पर खून फैला हुआ है। चारों तरफ खून ही खून के धब्बे, यहाँ तक कि सीलिंग पर भी खून के निशान पड़े हुए हैं। उन्होंने देखा कि सामने बेटी की लाश पड़ी हुई है। ये देखकर उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन्होंने फटाफट से पुलिस को रिपोर्ट किया। जैसी पुलिस वहां पहुंची वो दृश्य देखकर उनके भी होश उड़ गए। They said that it was the worst thing that they have ever seen. It looked like a scene from a horror film. बॉडी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये 3 हफ्ते पहले रिलीज हुई वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक हॉरर फिल्म्स द शाइनिंग की कॉपी। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। एलन से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी वाइफ की आखिरी मुलाकात कैंडी से हुई थी। साथ ही उसने अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। उसके अलावा घर से कुछ टूटे हुए बाल, फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स मिले जिससे ये पता चल गया कि इस मर्डर का कैंडी से कुछ ना कुछ रिलेशन है। जब पुलिस कैंडी के यहाँ पहुंची तो उसने पहले तो सीधा सीधा मना कर दिया लेकिन बाद में उसने सब कन्फेस कर दिया। जून 27, 1980 ट्रायल चलता है। कैंडी अपने लिए एक लॉयर हायर करती है और वो उसे हिप्नोटाइज करते हैं ये पता लगाने के लिए कि एक्चुअली में क्या हुआ था। उसके बाद सारी कहानी सामने आ जाती है। हुआ यूं था कि जून 13 की सुबह को कैंडी बेटी के घर जाती है स्विम सूट लेने एंड आउट ऑफ नोवेयर वो सीधा कैंडी से पूछती है कि क्या तुम्हारा मेरे पति के साथ कोई अफेयर चल रहा है। कैंडी शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इस राज के बारे में उसको कैसे पता चल गया। पहले तो वो मना करती है लेकिन बाद में वो सारी सच्चाई बता देती है। ये सुनकर बेटी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि जिसको उसने अपने सबसे करीबी दोस्त माना था
उसी ने उसको इतना बड़ा धोखा दिया। बेटी उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और दूसरे कमरे से कुल्हाड़ी ले आती है। कैंडी बहुत रोती है, किड़किड़ाती है, माफी की भीख मांगती है, उसे समझाती है कि अब उनके बीच कुछ नहीं है, वो पहले ही अलग हो चुके हैं और अब वो एलन से कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन बेटी के सर पर खून सवार हो रखा था। उसने 2-3 बार उसके सर पर कुल्हाड़ी घुमाई, जिसमें से एक बार कुल्हाड़ी सीधा कैंडी के पैर में लगी और उसकी उंगली कट गई। और जब भी कैंडी उसे कुछ बोलती तो वो हर बात पे उसे श्श कर देती। इससे कैंडी को अपने बचपन की याद आ गई कि जब वो छोटी थी उसकी माँ उसे बहुत मारती थी और हर बात पर उसे शुश कर देती थी। ये वर्ड सुनते ही वो ट्रॉमेटाइज हो गई और वो सीधा बेटी पे अग्रेसिव हो गई। उसने बेटी से कुल्हाड़ी छीनी, उसे जमीन पर धक्का दिया और एक के बाद एक कुल्हाड़ी से वार करती चली। पूरे 41 टाइम्स कुल्हाड़ी मारी गई, जिसमें से 28 बार उसके सर पर मारी गई। खून करने के बाद वो बाथरूम में गई, शावर लिया, जितने भी खून के दाग धब्बे थे उनको साफ किया और वहां से चले गई। जब ये कहानी कोर्ट के सामने आई तो कई सवाल खड़े हुए कि जब कुल्हाड़ी छीन ही ली थी तो फिर उस बेचारी पर वार ही क्यों किया? उस कुल्हाड़ी को लेकर तुम वहां से भाग भी सकती थी। अगर मारा भी तो 41 बार ही क्यों? और जाते वक्त तुमने उस 11 महीने के बच्चे को वहां अकेला छोड़ दिया। ये सब सुनकर कैंडी काफी रोई। उसने बोला कि वो जानती है कि उससे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया था। उस टाइम पर वो अपने सेंस में नहीं थी। 5 घंटे से भी कम समय में कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया। कोर्ट ने बोला कि यह हत्या सेल्फ डिफेंस में की गई थी, इसलिए कैंडी पर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे एंड शी इज फ्री टू लीव। ये सुनकर कई लोग बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने बाहर खूनी खूनी के नारे भी लगाए। इसके बाद कैंडी जॉर्जिया चलेगी, ये सारी चीजें पीछे छोड़कर, और वहां जाकर एक सर्टिफाइड फैमिली काउंसलर बन गई। मतलब जिस औरत ने अपना परिवार और किसी और का परिवार बर्बाद किया हो, वो फैमिली काउंसलर बन गई। स्टार्टिंग में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बाद में लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया और करीब 11 साल पहले कुछ रिपोर्टर्स गए थे वहां पर उससे कुछ सवाल जवाब करने, लेकिन उसने साफ शब्दों में बोल दिया कि वो बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एलन ने बेटी की डेथ के 3 महीने बाद ही शादी कर ली, लेकिन उनका भी डिवोर्स हो गया और एलन के दोनों बच्चों की कस्टडी बेटी के पेरेंट्स को मिली। हर केस हमें कोई ना कोई सीख देता है। इस केस से हमने जाना, इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज विद योर पार्टनर, इट्स इंपॉर्टेंट टू लेट देम नो। आपस में बात करो, पता लगाओ कि कहां पर दिक्कत आ रही है, चीजों को सॉर्ट आउट करो। अफेयर करना, चीट करना आर नीदर द राइट थिंग्स नॉट द सॉल्यूशन। क्योंकि जब ये चीजें सामने आती है तो फिर ये एक या 2 बंदे को हार्म नहीं करती, ये पूरा परिवार ले जाती है। और वो लोग जो आपको कभी प्यार करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, वो चाह कर भी आपको उस नजरों से नहीं देख पाते। सो प्लीज बी लॉयल टू ईच अदर। Well, that's all for today. See you in next video. Until then, stay safe.